हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्रोल द वर्ल्ड। IMF जिसका क़याम 1944 में दूसरी जंग अजीम के खत्म होती ही हुआ। दूसरे ममालिक को कर्ज देने के लिए IMF के पास $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा रकम है। साल 2018 में अर्जेंटीना को IMF ने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा दिया था, $57 अरब का। पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन बना था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF किस तरह गरीब कंट्रीज को कंट्रोल करता है, और साथ में इस भी बात करेंगे कि IMF के कौन से शराइत होते हैं कर्ज देने के लिए, कौन से शराइत रखते हैं कि हम आपको तभी कर्ज देंगे जो आप ये हमारे शराइत मानोगे। तो इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़ी रहिए, और हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर करते जाइए। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका क़याम 22 जुलाई 1944 को हुआ था। पहले इसको 29 कंट्रीज के मेंबर ने साइन किया था, उसके साथ मुत्तहिदा हो गए थे, और फिर उसके बाद 190 कंट्रीज के मेंबर ने इस पे सिग्नेचर कर दिए, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि IMF है क्या चीज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या चीज़। तो आइए जानते हैं। IMF असल में एक स्कीम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। जिस मुल्क की जितनी इकोनॉमी होती है, अगर उसमें हिस्सा लेना चाहता है, उसकी इकोनॉमी के लिहाज से उसको मेंबरशिप दी जाती है। IMF की फंडिंग कोटा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होती है, मतलब जिस मुल्क में जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उसके लिहाज से वो IMF में कंट्रीब्यूट करता है, और फिर उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स दी जाती हैं। यानी कि जिस मुल्क की जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उस मुल्क के लिहाज से उसको उतना कोटा देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कोटा देगा, यानी कि जितनी ज़्यादा फंडिंग देगा, फिर उसके हिसाब से उसको उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट्स दी जाएंगी। यानी कि जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट्स। और इस वजह से US का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है IMF पे, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमी दूसरे ममालिक की बरक्स। तो इस वजह से उसकी ज़्यादा IMF पे कंट्रोल है दूसरे ममालिक से। और ट्रेडिशनली IMF का जो चीफ होगा वो यूरोपियन होगा। इसकी वजह से US के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, और वो सारे डिसीजन लेते हैं IMF के। IMF को बनाने का मकसद था जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं वो सही तरीके से यूज़ किए जा सके, पैसों को गलत तरीके से यूज़ ना किया जा सके, सही काम पे यूज़ किया जा सके। 1973 में जब एक्सचेंज रेट कोलैप्स हो गया, फिर उसके बाद IMF ने अपना तरीका चेंज कर लिया, और फिर उसके बाद IMF पुअर कंट्रीज के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने लगा, उसको शॉर्ट टर्म्स कर्ज देने लगा। सुनने में बड़ा पॉजिटिव लगता है ना कि IMF दूसरों को कर्ज इसलिए देता है ताकि दूसरे ममालिक गुर्बत से निकल जाए। अब आता है हाउ IMF कंट्रोल्स द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्ज अपने बुक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटिन्यूटी में कहते हैं कि IMF इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डेवलपमेंट कंट्री लॉस। उनका कहना है जब IMF लोन्स देता है तब लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेटिज्म, लिबरलाइजेशन, हायर इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट जैसी रिफॉर्म्स की कंडीशन रख देता है। बेसिकली इट इज द वे ऑफ एक्सपोर्टिंग अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म। अमेरिका को लगता है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे मुल्क से डिफरेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अमेरिका मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म अप्लाई नहीं होता, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसकी वजह से लोअर पॉपुलेशन, लोअर बिजनेस क्लास खत्म हो जाती है। IMF का जो रोल है वो हम न्यू कॉलोनाइजेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर रिच कंट्रीज IMF का यूज करके स्मॉल कंट्रीज की इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करते हैं। पुअर कंट्रीज को वो एज अ रॉ मटेरियल, एज अ मार्केट के तौर पर यूज करते हैं, और फिर पुअर कंट्री में अपनी मार्केट्स खोल देते हैं, और फिर दावा करते हैं कि ये मार्केट्स हमने उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए खोली हुई है, लेकिन उनमें से उनका अपना प्रॉफिट होता है। पुअर कंट्रीज के रॉ मटेरियल को लो प्राइस पे लेते हैं, और उसके जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई प्राइस पे उन लोगों पे बेचते हैं। अगर देखा जाए तो ये सिमिलर है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की तरह, जो हिंदुस्तान में आई थी। हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल को लेके जाती थी, और उसके जो चीप प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बेचती थी। तो दोस्तों, अब इसको समझते हैं किसी कंट्री की एग्जांपल को लेके।
कि IMF किस तरह कंट्रोल करते हैं दूसरी कंट्रीज को। तो दोस्तों ये एग्जांपल है गाना कंट्री की नॉर्दर्न पार्ट्स की, जहां पर प्रॉस्परस राइस कम्युनिटी हुआ करती थी। गाना गवर्नमेंट उसको कई फार्मिंग सब्सिडीज प्रोवाइड करता था, फिर उसके बाद वो लार्ज स्केल्स में राइस बनाते थे और इसके साथ उसकी जो फूड सिक्योरिटी थी उस मुल्क की वो मजबूत होती थी। IMF ने गाना गवर्नमेंट को कर्जे दिए थे, फिर उसके बाद IMF से दोबारा कर्जा लेने के लिए जब गाना गवर्नमेंट गई तो गाना गवर्नमेंट को IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम अपनी जो राइस फार्मिंग सब्सिडीज है उसको बंद कर दीजिए, इसको अगर तुम कट ऑफ करोगे तभी हम आपको कर्जे देंगे। IMF की जो लोन और कंडीशन थे उसने गाना गवर्नमेंट्स में क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर दिए। गाना गवर्नमेंट्स के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे और फिर उसके बाद अमेरिका से गाना गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। जो अमेरिका के फार्मर थे, हायर रिच फार्मर जो थे, उससे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए राइस, जिससे इनडायरेक्टली अमेरिका को फायदा होने लगा। अब अमेरिका उसको लोन देता है और फिर उसके बाद वो राइस पे लगा के वहीं से दोबारा उससे बिजनेस भी करता है। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप खुद देख लो कि किस तरह IMF दूसरी कंट्रीज को बेवकूफ़ बनाता है और उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर करते जाइए। अस्सलाम।